तो सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक आज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पिछली बार तुमने पढ़ा था जब 10th में थे कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। और आपने CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो CO2 के ट्रांसपोर्ट में ये पढ़ा था कि जब CO2 का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो यूज़ करता है, वो ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था कि जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो और तरीक़ों से भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले गैसेस में अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। रिमेनिंग जो 3% है वो आपका डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। सेम अगर CO2 की बात करूँ तो 20 to 25% आपका ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, फिर दूसरा आपका 70% एज अ बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला H2CO3। ठीक है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और 7% आपका ट्रांसपोर्ट होता है इन द डिज़ोल्व फॉर्म। सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम वो 97% कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाई हीमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपका एक हीम ग्रुप होता है, HEME हीम ग्रुप होता है, और उस हीम ग्रुप में 4 आयरन ग्रुप होते हैं। ठीक है, और एक आयरन ग्रुप एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड करेगा और क्या बनाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसे बाइंड करने की कोशिश करेगा और उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर याद हो तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे एल्वेलाई में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर देखते हैं। ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट होगी वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके पार्शियल प्रेशर को, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। दूसरा फैक्टर जो है वो है CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। तीसरा आपका टेम्परेचर। ठीक है, ये जो 3 फैक्टर है ये इफ़ेक्ट करते हैं आपकी जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, उसको इफ़ेक्ट करने के लिए 3 फैक्टर है। एक आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा आपका हाइड्रोजन आयन, तीसरा आपका टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ जैसे साइड में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और आपका साइड में लिखा है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलेगा। ठीक है, सिग्मॉइड, इसकी शेप एस शेप होती है इसलिए इसे बोलते हैं सिग्मॉइड ग्राफ, और इस ग्राफ का नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ये जो कर्व है किस काम आता है, ये आपको ये बताता है कि कैसे कौन, मतलब आपको अगर कोई फैक्टर इसका जो इफेक्ट इसे कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है तो आपका ये जो ग्राफ है वो काम आएगा। जैसे इधर एक लाइन लिखी है, आगे यहाँ से पढ़ो, highly useful in studying the effect of factor like partial pressure of CO2, hydrogen concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. In the alveoli, where there is high PO2, that low partial pressure of CO2, lesser hydrogen concentration and lower temperature, the factor are favorable for the formation of oxyhemoglobin. इसमें बोला है कि आपका जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई में आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और CO2 कम होता है, और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है
वो भी कम होगी, एज वेल एज टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये जो ये फैक्टर है ये आपके सुटेबल फैक्टर्स है फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर टिश्यू की बात करूँ तो वहाँ पे इन सब के अपोजिट होंगे। वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लो होगा, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जो आपके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका फेवरेबल कंडीशन है कि वो जो ऑक्सीजन और आपके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है वो आपस में डिसोशिएट हो सके। तो ये इसके लिए फेवरेबल हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड केवल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को देता है। याद रखना 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपका केवल 5 ml ऑक्सीजन मिलता है टिश्यू को। ठीक है, दूसरी चीज़ एक चीज़ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं कौन से नीट में आया था, एक क्वेश्चन था कि अगर एक ब्लड में 20 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो टिश्यू को कितना मिलेगा, तो उसमें भी आपका 5 ml मिलेगा। याद रखना 15 ml जो है आपका आगे चला जाएगा किसी और टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। मुझे ये नहीं याद कौन से नीट के पेपर में था, बट ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब आपका आता है दूसरा टॉपिक CO2 का ट्रांसपोर्ट, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए 3 चीज़ यूज़ होती है। एक आपका हो गया हीमोग्लोबिन, कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करा और उसने ट्रांसपोर्ट करा। दूसरा हो गया कि उसने बाइकार्बोनेट बनाया और ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा उसने कि प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में होके उसे ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, तो आपका 20 to 25% आपका RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 70% आपका बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रहा है और 7% आपका डिज़ोल्व फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इधर जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग करेगा वो क्या बनाएगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। इधर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता। ठीक है, आपका जब ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ब्लड में, लेकिन कब बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, इस पे वही जैसे आपका पार्शियल प्रेशर की बात हो रही थी वही डिपेंड करता है। जब टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। दूसरा आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होगा। तीसरा जो है आपका वो कार्बोनेट की फॉर्म में था, तो कार्बोनेट के मतलब कार्बोनेट बनाने के लिए क्या होगा, आपका एंजाइम यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, CO2 और वाटर को बाइंड कराएगा, मतलब बाइंडिंग दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और आपका बाइकार्बोनेट बना। फिर आगे आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही सेम आपका ये एंजाइम आगे HCO3 और HIN को अलग कर देगा। ठीक है, लेकिन ये बात ये कहाँ पे हो रहा है, आपके RBC के अंदर हो रहा है। बाकी जब आपका ब्लड एल्वेलाई के पास पहुँचेगा तो दोबारा से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये साइन आपको दिख भी रहा होगा कि ऐसे दे रखा है, एक इस साइड भी एरो दे रखा है और एक इस साइड भी एरो दे रखा है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ये फॉर्म कर रही है तो सेम ये एल्वेलाई के पास जाकर आपका CO2 और वाटर की भी फॉर्मेशन कर सकती है, ताकि CO2 आपका इन्वायरमेंट में बाहर जा सके। क्योंकि जो आपका एल्वेलाई से आपकी जो गैस निकल रही है, ठीक है, वो CO2 की फॉर्म में निकलती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में नहीं निकलती। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, कि वहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट ज़रूर बना रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसे ये बाइकार्बोनेट को बाहर नहीं रिलीज़ कर सकता, उसके लिए यूज़ उसे CO2 ही करनी पड़ेगी। तो सेम एंजाइम हेल्प करेगा ताकि वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो और ट्रांसपोर्ट हो सके। उसके बाद आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेगुलेशन में क्या होगा
कि आपका कौन कौन सा पार्ट ब्रेन का या कौन सी सिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं आपके इन रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो आपका सबसे पहला है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम मीन्स ब्रेन से रिलेटेड है। तो आपके पढ़ा था कि मेडुला में रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, ठीक है, रीजन होता है, ये तुमने 10th में पढ़ा था जब ब्रेन पढ़ाया था। तो वो आपके हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। तो सेम यहाँ लिखा हुआ है कि एक स्पेशलाइज सेंटर होता है आपके मेडुला रीजन में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम। ये लिखा है रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा सेंटर आपके पोन्स रीजन में होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। तो दो आपके हैं, एक आपका सेंटर था मेडुला में उस सेंटर का नाम आपका क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा आपका पोन्स में, जिसका नाम क्या है, न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर, जो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम मीन्स इंस्पिरेशन, जो आप सांस अंदर ले रहे हो या आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, ये जो काम है इसके लिए आपका ये दो सेंटर काम करते हैं। दूसरा आपका एरिया होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, जो आपके CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इधर लाइन लिखे, इधर से रीड करो। कीमोटैक्सिक एरिया से, कीमोटैक्सिक एरिया is situated adjacent to the rhythmic center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion, ठीक है। increase in these substances can activate the center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment। मतलब आपका एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, कीमो मीन्स केमिकल, तो ये आपके CO2 और O2 इसके लिए केमिकल है। तो इसके लिए एक कीमो सेंसिटिव एरिया है जो आपके हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। अगर इनकी नंबर इंक्रीजमेंट हो रही है इन सब्सटेंसेस की, तो ये एक्टिवेट करेंगे और ये आपके एडजस्टमेंट चेंजेस करना चालू कर देंगे, ताकि इनकी ये जो केमिकल्स है इनकी एलिमिनेट, ये बाहर निकाल सके और आपका अच्छे से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके। आगे देखो, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। कि जो आपकी aortic arc कौन सी थी, आपने जब डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, जो ऑर्टा था, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्टिक आर्च। वो ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी आपके ना हार्ट के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है, ठीक है, जो ब्लड हार्ट का लेके आती है, तो वो कैरोटिड आर्टरी है। तो वो दोनों भी आपका डिटेक्ट करते हैं कि CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और ब्रेन को सिग्नल देना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो जो दो सेंटर थे आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर और आपका दूसरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो काम कर सके और आपका एक्सचेंज कर ऑक्सीजन का रेगुलेशन करा सके। तो एक बार ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ कि आपका दो सेंटर थे, एक आपका मेडुला में है, दूसरा आपका पोन्स में है, ठीक है। मेडुला में कौन सा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पोन्स में कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दूसरा आपका कि आपके मतलब ब्लड वेसल्स में या पार्ट्स में क्या होगा, कीमो सेंसिटिव एरिया, जो आपके CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इन सेंटर्स को सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। सेम आपका जो ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी है, उनमें भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल, इनका जब नंबर बढ़ता है तो सिग्नल देना स्टार्ट करते हैं उन सेंटर्स को, ताकि वो एडजस्टमेंट कर सके और O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। ये आपका क्या हो गया, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला आपका है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स रीजन होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। दूसरा है आपका एफिसीमा। एफिसीमा आपकी क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर मीन्स लंबे टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। ये क्या करती है, जो आपकी एल्वुलर वॉल्स होती है उन पे डैमेज कर देती है, उनको डैमेज करती है।
दैट मीन्स आपके जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे कम कर रही है। अगर एल्वेलाई ही कम होते जाएंगे तो रेस्पिरेशन के लिए जगह कम होती जाएगी। और ये मेनली मतलब किस में दिखता है आपको, जो स्मोक करते हैं उनको ये डिजीज़ होती है। ठीक है, क्यों? अब इनसे प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें लिखा नहीं है। प्रॉब्लम ये आएगा अगर एल्वेलाई कम हुआ, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हुआ, तो ऑक्सीजन जो आपका ब्लड में जा रहा था उसका नंबर कम होता जाएगा और CO2 ज़्यादा बढ़ता आपका जाएगा। ये एफिसीमा में होता है। दो डिजीज, एक आपकी अस्थमा, दूसरी आपकी एफिसीमा। तीसरी आपकी है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ये आपके जो स्टोन ब्रेकिंग एरिया पे जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, वहाँ पर उन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें लिखा है कि लॉन्ग एक्सपोजर, मतलब बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज होने की वजह से जो आपके फिब्रियोइस होते हैं, ठीक है, फिब्रोइस नहीं, मतलब आपकी जो एल्वेलाई है उसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और उनको वही रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नॉर्मली उन वर्कर्स को बोला जाता है कि मास्क वगैरह पहने। तो 3 डिसऑर्डर थी। अस्थमा में क्या था कि इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई में। दूसरा था एफिसीमा, वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे टाइम के लिए। आप क्या होता है, जो स्मोक करते हैं उनमें क्या करते हैं, जो एल्वेलाई वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। उनके डैमेज से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने कम एल्वेलाई होंगे उतने रेस्पिरेटरी सरफेस भी कम होते जाएंगे। तीसरा आपकी डिजीज़ थी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। ये मेनली उन लोगों को होती है जो स्टोन ब्रेकिंग एरिया या ग्राइंडिंग एरिया पे वर्क करते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनके जो लंग्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फिब्रियोसिस हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंग्स को डैमेज होगा। ठीक है, और उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम